हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है 2025-26 के लिए बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का, तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की सब यूनिट्स चैनल पे अपलोड हो गई हैं, तो आप उसके लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाती हैं। तो आपके बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है भारत में जनजातीय समुदाय। इसमें आपको भौगोलिक वितरण, आत्मसात की समस्या, एकीकरण और अभिकथन, सरकार और जनजातीय कल्याण के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपका पढ़ेंगे भारत में जनजाति से आशय। भारत में जनजाति का क्या मतलब है, जनजाति होती क्या है, इसको समझिए। जनजातियाँ वह मानव समुदाय होती हैं, मतलब जनजाति जो होती है ये भी मनुष्य ही होते हैं, ये भी मानव ही होते हैं, इंसान ही होते हैं, जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है। मतलब इनका जो रहने का स्थान होता है थोड़ा हमसे अलग होता है, और जिनकी एक अलग संस्कृति होती है, अलग इनके रीति रिवाज होते हैं और अलग ही इनकी भाषा होती है। ये हमारे जैसे आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाते, तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। मतलब दूसरे समुदाय के लोगों के साथ ये शादी भी नहीं करते। इनका अपना सब कुछ अलग होता है, संस्कृति, रीति रिवाज, शादी करने का तरीका, भाषा, सब कुछ इनका अलग होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज तथा सामान्य से देवी देवता होते हैं। मतलब इनके भी देवी देवता होते हैं, अपना वंशज होता है, अपने पूर्वज होते हैं। और भारतीय संविधान यानी जो हमारे भारत का संविधान है, भारतीय संविधान में जहाँ इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि इनको आदिवासी भी कहा जाता है, इन्हें आदिम जाति के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें वनवासी कहा जाता है कि जंगल में रहते हैं, इन्हें असभ्य जाति कहते हैं क्योंकि ये हमारे जैसे सभ्य नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ये एजुकेटेड नहीं होते, ये अनपढ़ होते हैं, असाक्षर होते हैं, इलिटरेट होते हैं, निरक्षर होते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते। तथा कबीलाई समूह इत्यादि इनको कहा जाता है। मतलब ये कबीला बना के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। तो जनजाति की बात जब भी आपके सामने हो तो आप ये समझ लीजिएगा, चाहे आदिवासी या आदिम जाति, वनवासी, असभ्य जाति, असाक्षर, निरक्षर तथा कबीलाई समूह इनको कहा जाता है। और इनको भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा गया है, ये बात याद रखिएगा। वर्तमान समय में हमारे भारत में उत्तर दिशा से लेकर के दक्षिण दिशा तक तथा पूर्व दिशा से लेकर के पश्चिम दिशा तक जनजातियों के साथ साथ संस्कृति का भी विविधीकरण हमें देखने को मिलता है। मतलब कि ये जो अलग अलग दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन 4 दिशाओं में जब आप अलग अलग स्थानों पर देखेंगे तो उन अलग अलग स्थान की जो जनजातियां हैं उनकी संस्कृति भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है, उनमें भी हमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत भर में जनजातियों की जो स्थिति है उनका जायजा उनके भौगोलिक वितरण को समझकर आसानी से लिया जा सकता है। कि भौगोलिक वितरण का मतलब जहाँ जहाँ जिस स्थान पे जो जनजाति रहती है उसी को जानकर ही हम भारत में जनजातियों की स्थिति का जायजा ले सकते हैं। तो आइए अब भारत में जनजातियों का भौगोलिक वितरण पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत के किस किस भौगोलिक क्षेत्र में किस किस स्थान पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, आइए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। भौगोलिक आधार पर भारत की जनजातियों को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। जैसे उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। मतलब ये जो अलग अलग से क्षेत्र हैं, इन अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। उनका खाना पीना, रहना सहना सब कुछ बहुत अलग है एक दूसरे से। अब देखिए आपका पहला पॉइंट है कि उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र आते हैं। मतलब जो अलग अलग आपने क्षेत्र देखा, जैसे कि उत्तर से पूर्वोत्तर क्षेत्र, दूसरा है मध्य क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण क्षेत्र और चौथा है द्वितीय क्षेत्र। तो अब इन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं वो देखिए, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। तो उत्तर से लेकर के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र आते हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है और बिहार है, उत्तराखंड है तथा पूर्वोत्तर के जो सभी राज्य हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर कौन सी जनजातियां रहती हैं, इन क्षेत्रों में बकरवाल, शौका, गारो, बुक्सा, राजी, जौनसारी, खासी इत्यादि जनजातियां निवास करती हैं। ये सब जनजातियों के नाम हैं।
तो ये सारी जो जनजातियां आप देख रहे हैं इन्हीं सारे क्षेत्रों में निवास करती है, मतलब रहती हैं, उनका निवास स्थान यही क्षेत्र है। दूसरा आपका पॉइंट है मध्य क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत के पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। अब मध्य क्षेत्र के बारे में देखेंगे, इसके बाद दक्षिण क्षेत्र के बारे में और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र के बारे में, मतलब 4 भौगोलिक वितरण में इसको बांटा गया है। तो मध्य जो क्षेत्र है इसमें प्रायद्वीपीय भारत के पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश है, दक्षिणी राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है आदि ये जो राज्य है इस मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं देखिए, जैसे कि भील जनजाति है, संथाल जनजाति है, कोरवा जनजाति है, कोल है, बंजारा है, कोली है आदि जनजातियां मध्य क्षेत्र में निवास करती हैं। मतलब ये जो जनजातियों के नाम आप देख रहे हैं, इन जो राज्यों के नाम आपने देखे इन राज्यों में वो रहती हैं। तीसरा आपका पॉइंट है दक्षिणी क्षेत्र। तो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य आते हैं और इन राज्यों में ओडा, भील, कडार, कोरमा, गोंड, इरूला इत्यादि जनजातियां बसी हुई हैं। ये जनजातियां कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में निवास करती हैं। चौथा आपका पॉइंट है द्वीपीय क्षेत्र। तो द्वीपीय क्षेत्र यानी जो कि द्वीप वाले इलाके होते हैं, जैसे अंडमान है, निकोबार है। तो द्वीपीय क्षेत्र में अमूमन का मतलब होता है खास तौर पर। तो अगर आप खास तौर चाहे अपनी नोटबुक में तो लिख लीजिएगा। तो द्वीपीय क्षेत्र में खास तौर पर अंडमान एवं निकोबार जो क्षेत्र हैं इसकी जनजातियां आती हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार के इलाके में कौन सी जनजातियां रहती हैं, वो है सेंटीनलीज, जारवा, ओंग, सोमपेज इत्यादि। ये जनजातियां द्वीपीय क्षेत्र में रहती हैं। अब आपकी अगली हेडिंग है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की समस्याएं। अच्छा देखिए, भारत में जो अलग अलग क्षेत्रों में जनजातियां रहती हैं उनके बारे में अभी आप समझ गए हैं और अब उन जनजातियों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अब उसको देखिए जनजातियां ऐसे क्षेत्र में निवास करती हैं जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हो। जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर तो हर एक चीज की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन जिन क्षेत्रों में जनजातियां रहती हैं उनके यहाँ जो सुविधाएं हैं, बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं डेली की, वो भी न के बराबर होती हैं। और एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछता है कि भारत के जनजातियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लें या अपने नोटबुक में नोट कर लें। पहला आपका बिंदु है कि जनजातीय समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, जिससे ये आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसको भी नहीं समझ पाते। मतलब इनकी जो भाषा है वो वही समझ पाएंगे। और सरकार कौन कौन सी योजनाएं इन तबकों के लिए बनाती है इनको तो ये भी जानकारी नहीं होती। मतलब जो हमारे देश की सरकार होती है, हमारे भारत की सरकार हमेशा ही जनजातियों के विकास के लिए, कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं बनाती रहती है, लेकिन इन जनजातियों को उसके बारे में भी अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि उनको उन जानकारी तक का भी पता नहीं होता, जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। ये इनका पिछड़ेपन का इतना बड़ा कारण है कि ये सरकार की योजनाओं को भी नहीं जान पाते जो सरकार इनके लिए बनाती है। दूसरा बिंदु है इनकी समस्या में कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात अगर की जाए जनजातियों की, तो जनजातियों के पिछड़ेपन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गरीब होते हैं और ऋणग्रस्तता है। मतलब इनके ऊपर ऋण होता है। आज भी जनजातियों के समुदाय का एक तबका ऐसा है जो घरों में काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है, जिनके पास कोई रोजी रोटी नहीं है, बेरोजगार हैं। माँ बाप जो होते हैं उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है बहुत ख़राब होती है और आर्थिक तंगी के कारण माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा लिखा नहीं पाते तथा पैसे के लिए उन्हें बड़े बड़े व्यवसायिक या दलालों को बेच देते हैं। तो जो माता पिता होते हैं तंगी के कारण अपने बच्चों को बड़े बड़े दलाल या जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं उनको बेच देते हैं ताकि उन्हें पैसा मिल सके। तो ये सब जनजातियों के पिछड़ेपन की समस्याएं हैं। तीसरा बिंदु आपका है कि धार्मिक अलगाव भी जनजातियों की समस्याओं का एक बहुत बड़ा पहलू है। इन जनजातियों के अपने अलग देवी देवता होते हैं। मतलब इनके अलग अपने देवी देवता होते हैं, वो उन्हीं को पूजते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है समाज में अन्य वर्गों द्वारा इनके प्रति छुआछूत का व्यवहार। देखो, जो जनजाति होती है तो समाज के अंदर जो अन्य वर्ग होते हैं वो इन जनजातियों के प्रति छुआछूत का व्यवहार रखते हैं। मतलब इनमें टच नहीं हो सकते, इनका कुछ खा नहीं सकते। इस तरीके की भावना समाज के अन्य वर्गों में देखी जाती है जनजाति को लेकर के। जनजातियों को अछूत तथा अनार्थ मानकर समाज से बेदखल कर दिया जाता था। ये सब पहले आप देखते थे, पहले इस तरीके का बहुत ज़्यादा होता था। जो जनजाति के लोग होते थे उनको अछूत माना जाता था, उनको अच्छा नहीं माना जाता था। मतलब वो कहीं बैठ जाएं तो वहाँ दूसरे जाति के लोग बैठेंगे नहीं,
उन्हें अनाथ मान करके समाज से बेदखल कर दिया जाता था और सार्वजनिक जो मंदिर होती थी, पूजा पाठ जिसमें किया जाता था, तो उन सार्वजनिक मंदिरों में भी जनजातियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था तथा पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था कि जो भी मंदिर है या जो पवित्र स्थान है वहाँ जनजाति प्रवेश नहीं कर सकती, वो वहाँ पे नहीं जा सकते। आज भी इनकी स्थिति यही है, मतलब आज के टाइम में भी इनको सार्वजनिक स्थानों पर नहीं प्रवेश करने दिया जाता, पवित्र स्थानों पर इन्हें नहीं जाने दिया जाता। तो ये सब जनजातियों की समस्याएं हैं। आपकी अगली हेडिंग है सरकार और जनजातीय कल्याण, यानी कि सरकार जो जनजाति के कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है उसके बारे में अब देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो संविधान के पन्नों को देखें तो जहां एक तरफ अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो जनजातियां हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध भी है। आगे देखिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो, इसके लिए सन 2003 में जो 89वां संशोधन किया गया था, 89वां संवैधानिक संशोधन किया गया, उसके द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई ताकि जनजातियों के हितों की रक्षा की जा सके। संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है और उसके अलावा संवैधानिक प्रावधानों में कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर भी देखती है। इसमें शामिल है सरकारी सहायता, अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था जैसे छात्रावासों का निर्माण और छात्रवृत्ति की उपलब्धता इत्यादि। तो सरकार ये सारी योजनाएं, ये सारी सुविधाएं भी जनजातियों को देती है ताकि वो अपने जीवन में अपना विकास कर सके, अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने जीवन को ऊंचा उठा सके। तो आई होप कि आज की वीडियो का टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो आपकी यूनिट नंबर 4 है वो एक वीडियो में कंप्लीट हो गई। तो अगली वीडियो में हम आपकी यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे और ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।